हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अर्न फॉर जॉब। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में और हम भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में और भी बहुत सी जानकारियां इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मेरी वीडियो से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश इंडिया के इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। दोस्तों, इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 15 अप्रैल 1952, फिर दूसरा कार्यकाल 15 अप्रैल 1952 से 17 अप्रैल 1957, तीसरा कार्यकाल 17 अप्रैल 1957 से 2 अप्रैल 1962 और फिर 2 अप्रैल 1962 से 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल रहा। ये टोटल 16 साल 286 दिन भारत के प्रधानमंत्री के पद पर थे और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। इनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ। इसके साथ ही भारत की विदेश नीति के विकास में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के खात्मे के लिए एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की। इन्होंने बहुत से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मध्यस्थता की भूमिका निभाई, जैसे कि कोरियाई युद्ध का अंत करना, स्वेज नहर विवाद को सुलझाना और कांगो समझौते में मध्यस्थ की भूमिका में रहे। आपको मैं बता दूं, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। दोस्तों, इनके द्वारा लिखी पुस्तकें थी भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, पिता का पत्र, पुत्री के नाम, राजनीति से दूर और इतिहास के महापुरुष। इनके द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकें थी। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से काफी स्नेह था और बच्चे इन्हें चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। और इनके जन्म दिवस के दिन यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको मैं बता दूं, 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इनकी मृत्यु के बाद भारत के दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा। इनका जन्म 4 जुलाई 1898 को पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस सियालकोट में हुआ था। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 यानी कि सिर्फ 13 दिन तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा को 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनको सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया। और दोस्तों, 100 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु 15 जनवरी 1998 को हुई। अब हम भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं, जो कि हैं लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। आपको मैं बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने नाम के अंत से श्रीवास्तव शब्द तब हटा दिया था जब इन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, स्नातक स्तर की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात ये भारत सेवक संघ से जुड़ गए और वहीं से इन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। ये भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका रही, जैसे कि असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भागीदारी रही और इसके परिणाम स्वरूप दोस्तों इन्हें भी कई बार जेल जाना पड़ा। दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में इन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। दोस्तों, जब ये पुलिस मंत्री के पद पर थे तो भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग इन्हीं के द्वारा प्रारंभ कराया गया। और इसके बाद दोस्तों, ये 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अखिल भारत कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल लगभग 18 महीने तक रहा। दोस्तों, जब ये प्रधानमंत्री के पद पर थे, इन्होंने अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी पहली प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और ये ऐसा करने में सफल भी रहे। दोस्तों, इनके क्रियाकलाप सैद्धांतिक न होकर पूरी तरीके से व्यवहारिक और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप थे। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही भारत में श्वेत क्रांति और हरित क्रांति को बढ़ावा मिला। गुजरात के आनंद जिले में दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का निर्माण हुआ। दोस्तों, इनके शासन काल में 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया
और लाल बहादुर शास्त्री ने अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और इस युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली। दोस्तों, इस भारत पाक युद्ध में ही लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। दोस्तों, ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध को समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए इन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस पर यानी कि 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती और इनके निधन वाले दिन यानी कि 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इनकी मृत्यु के पश्चात भारत के चौथे और कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए गुलजारी लाल नंदा और इनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहा और फिर भारत की 5वीं और पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद यानी कि अब इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। दोस्तों, 1934 से 1935 में इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और आपको मैं बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही इनको प्रियदर्शनी नाम दिया गया। दोस्तों, इसके बाद वो इंग्लैंड चली गई और 1941 में भारत वापस आने के बाद ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई और 1950 के दशक में यानी कि अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान गैर सरकारी तौर पर एक निजी सहायक के रूप में उनकी सेवा में रही और इनके पिता की मृत्यु के बाद सन 1964 में इनकी नियुक्ति राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई। फिर इसके बाद ये लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बने और दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु के बाद लगातार 3 बार भारत की प्रधानमंत्री रही। इनका पहला कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 4 मार्च 1967, फिर दूसरा कार्यकाल 4 मार्च 1967 से 15 मार्च 1971 और तीसरा कार्यकाल 15 मार्च 1971 से 24 मार्च 1977 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। इनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में 1969 में भारत के 14 सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और दोस्तों, पहली बार आजाद हिंदुस्तान में पूर्व राजा और महाराजाओं को मिलने वाले वित्तीय लाभ यानी कि प्रीवी पर्सेस, इस पर संसद में बहस हुई और अंत में 1971 में संविधान में संशोधन करके इसे बंद करवा दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश भर में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया, जिसे अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था, इसलिए हम 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताइए कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में भारत की जीत ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को एक चतुर राजनीतिक नेता के रूप में पहचान दिलाई और आपको मैं बता दूं, 1971 में बांग्लादेश के अलग देश बनने के बाद भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरि ने इंदिरा गांधी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। इसके बाद दोस्तों, भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट भी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया। वैज्ञानिकों की टीम ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को परमाणु बम के तैयार होने की अपनी उपलब्धि के बारे में बता दिया था और सेना से विचार विमर्श करने के बाद बम के सफल परीक्षण के लिए 18 मई 1974 का दिन चुना गया था। दोस्तों, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, तो वैज्ञानिकों ने परमाणु टेस्ट को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया। हालांकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये नाम नहीं है, इसे पोखरण फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना बेस में 75 वैज्ञानिकों की टीम ने स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट का सफल परीक्षण किया। हालांकि उस समय भारत सरकार ने घोषणा की थी कि भारत का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए होगा और यह परीक्षण भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है। बाद में यानी कि 1998 में और भी भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए और उस समय भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में आपातकाल की। दोस्तों, 1975 में विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ती मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत प्रदर्शन किया और उसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने पिछले चुनाव के दौरान अवैध तरीके का इस्तेमाल किया था। उसके बाद दोस्तों उनके मंत्रिमंडल और सरकार द्वारा इस बात की सिफारिश की गई कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद फैले अव्यवस्था और अराजकता को देखते हुए आपातकालीन स्थिति की घोषणा करें और इंदिरा गांधी के कहने पर
उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत 1975 में आपातकाल घोषित कर दिया। और दोस्तों 1977 के प्रारंभ में आपातकाल को हटाते हुए इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की। उस समय जनता ने आपातकाल और नसबंदी अभियान के बदले में इंदिरा गांधी का समर्थन नहीं किया और इसका परिणाम हुआ कि 1977 के आगामी चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी सीट गंवा दी और भारत के 6वें प्रधानमंत्री रहे मोरारजी रणछोड़जी देसाई। दोस्तों इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली में हुआ था। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। ये प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे, यानी कि इनकी पार्टी जनता पार्टी थी और ये 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों इनको भारत के सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों मोरारजी देसाई मार्च 1977 में देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन चौधरी चरण सिंह से मतभेद होने के कारण प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया और इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और इनके बाद भारत के 7वें प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को ब्रिटिश भारत के पश्चिम उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुआ था। दोस्तों इनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। दोस्तों 1 जुलाई 1952 को उत्तर प्रदेश में इन्हीं के कारण जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को उनका अधिकार मिला। इन्होंने लेखपाल के पद का सृजन भी किया और किसानों के हित में 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को भी पारित कराया और ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद ये केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने तो इन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना की। दोस्तों 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों और कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बने और इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं 23 दिसंबर यानी इनके जन्म दिवस को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डे का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और उत्तर प्रदेश के मेरठ विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। दोस्तों चौधरी चरण सिंह ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किए और इन्होंने कार्यकाल में सिर्फ 24 हफ्ते के बाद इस्तीफा दे दिया क्योंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने तत्कालीन सरकार से समर्थन वापस ले लिया और फिर 1980 की मध्य अवधि में चुनाव आयोजित किए गए और दोस्तों इस चुनाव के बाद इंदिरा गांधी फिर से भारत की 8वीं प्रधानमंत्री बन गई और इनका चौथा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। दोस्तों 1984 में इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार लागू किया और इस ऑपरेशन के तहत सेना को सबसे पवित्र सिख मंदिर स्वर्ण मंदिर भेजा गया था क्योंकि भारत सरकार का मानना था कि मंदिर परिसर जर्नैल सिंह भिंडरवाले जैसे अपराधियों को आश्रय देने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। दोस्तों स्वर्ण मंदिर पर सेना के हमले के परिणाम स्वरूप कई नागरिक भी मारे गए थे और इससे कई सिख क्रोधित हो गए और 31 अक्टूबर 1984 को 2 सिख अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। दोस्तों इंदिरा गांधी का जीवन विश्व में भारत की महिलाओं को एक सशक्त महिला के रूप में पहचान दिलाने वाला रहा है। जैसे कि नई दिल्ली में इनके घर को म्यूजियम बनाया गया जिसे इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इनके नाम पर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स भी हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटी जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो कि रायपुर में है और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च ये मुंबई में है। ऐसे ही कई शैक्षिक संस्थाएं इनके नाम पर हैं और दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके अलावा देश भर के कई शहरों में बहुत सी सड़कों और चौराहों का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। दोस्तों इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भारत के 9वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को ब्रिटिश इंडिया के बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ जिसे अब हम मुंबई के नाम से जानते हैं। दोस्तों सबसे कम उम्र के यानी कि 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले युवा थे। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 31 दिसंबर 1984 और फिर 31 दिसंबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। दोस्तों राजीव गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी और वो एक एयर पायलट की नौकरी करते थे, परंतु इंदिरा गांधी की एक हवाई जहाज दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को सहयोग देने के लिए ये 1972 में राजनीति में प्रवेश लिए और ये अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने। दोस्तों राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। देश के कंप्यूटराइजेशन
और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय इन्हीं को जाता है। दोस्तों, स्थानीय स्वराज संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलाने का काम इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसके अलावा मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार इन्हीं के द्वारा कराया गया था। दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को राजीव गांधी के द्वारा ही स्थापित किया गया था। आपको बता दूं, चुनावों का प्रचार करते हुए 21 मई 1991 को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नामक आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों ने राजीव गांधी की एक बम विस्फोट में हत्या कर दी और फिर 1991 में भारत सरकार ने मरणोपरांत राजीव गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया। राजीव गांधी के बाद भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद में हुआ था। दोस्तों, वीपी सिंह 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। इसके बाद ये 1971 में लोकसभा में सांसद बने और 1976 से 1977 तक वाणिज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किए और दोस्तों 1980 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आपको बता दूं, ये राजीव गांधी के मंत्रालय में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री सहित और भी कैबिनेट पद संभाले। दोस्तों, रक्षा मंत्री के पद पर जब ये थे तो इनके कार्यकाल के दौरान बोफोर्स घोटाला सामने आया और उस समय वीपी सिंह ने रक्षा मंत्रालय पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, ये 1988 में जनता पार्टी का और भी अन्य पार्टियों के साथ विलय करके जनता दल पार्टी का गठन किया और 1989 के चुनाव में भाजपा के समर्थन से भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा और इनकी पार्टी जनता दल थी। दोस्तों, इनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत की पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की और आपको बता दूं, राम रथ यात्रा के विरोध के बाद भाजपा पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इनकी सरकार ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव का वोट खो दिया और फिर ये 10 दिसंबर 1990 को इस्तीफा दे दिए और फिर 1996 के बाद ये अपने राजनीतिक पदों से सेवानिवृत्त हो गए और 27 नवंबर 2008 को बोन नैरो कैंसर की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर सिंह। इनका जन्म 17 अप्रैल 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का भी पदभार संभाले थे और दोस्तों, ये अपने सरकार में पूर्ण बजट पेश नहीं कर पाए थे क्योंकि कांग्रेस सरकार ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसलिए इन्होंने अपने पद से 21 जून 1991 को इस्तीफा दे दिया। इनके बाद भारत के 12वें प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव। पामलापर्ती वेंकट नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को ब्रिटिश इंडिया के हैदराबाद स्टेट में हुआ, जिसे हम तेलंगाना स्टेट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। दोस्तों, ये पहले दक्षिण भारत से निर्वाचित हुए प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री पद के लिए इनका राजनीतिक रूप काफी महत्वपूर्ण था। दोस्तों, पीवी नरसिंह राव ने देश की कमान काफी मुश्किल समय में संभाली थी। उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया था। फिर पीवी नरसिंह राव ने रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला। इनको भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है और इनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। और दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव के ही कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस भी हुआ था और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। दोस्तों, इनके बाद भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इनका पहला कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा और इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। दोस्तों, एक कम समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर थे क्योंकि बीजेपी की दूसरी पार्टियों से सपोर्ट नहीं मिला, जिस वजह से वाजपेयी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बाद में ये फिर से प्रधानमंत्री बने। इनके दूसरे कार्यकाल के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। इनके बाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री ने एच.डी. देवगौड़ा। इनका जन्म 18 मई 1933 को ब्रिटिश भारत के हरदनहल्ली में हुआ था, जो कि अब कर्नाटक में है। इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा और इनकी पार्टी जनता दल थी। भारत के 15वें प्रधानमंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल। इनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश भारत के झेलम में हुआ था। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा और इनकी पार्टी जनता दल थी। इनके बाद भारत के 16वें प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, दूसरे कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए का गठन किया और फिर अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री रहे। इनका दूसरा कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 10 अक्टूबर 1999 तक रहा। दोस्तों, ये दूसरा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि AIADMK पार्टी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। दोस्तों, दूसरे कार्यकाल के दौरान में 11 और 13 मई 1998 को
राजस्थान के पोखरण में इनकी अगुवाई में भारत ने 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया और इस परीक्षण का नाम ऑपरेशन शक्ति था। इस परीक्षण के बाद भारत स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। दोस्तों 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई और इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। लेकिन कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की सह पर पाकिस्तानी सेना और उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भारतीय सेना ने उनके खिलाफ ऑपरेशन विजय चलाया और दोस्तों 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध में भारत को विजय मिली थी। इस वजह से हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस युद्ध में भारत को मिली जीत ने अटल जी की सरकार को और मजबूत बना दिया और इसके बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ नए दलों के साथ मिलकर गठबंधन से सरकार बनाई और ये पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा किया। इनका तीसरा कार्यकाल 10 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक रहा। दोस्तों तीसरे कार्यकाल में सभी पार्टियों के सपोर्ट से अटल जी ने निर्णय लिया कि ये देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे और इनकी मुख्य योजनाएं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रही। दोस्तों वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी और आपको मैं बता दूं 2001 में पार्लियामेंट अटैक के बाद दिल्ली लाहौर बस सेवा रोक दी गई थी और फिर 2003 में बस सेवा शुरू की गई थी। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान को जोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी ने नया नारा दिया जो कि था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। दोस्तों इसके बाद 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध के बाद 2001 में अटल जी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ संबंधों को सुधारने के लिए उन्हें आगरा के शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। दोस्तों 2005 में ये खराब स्वास्थ्य के कारण राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस के रूप में चिन्हित किया जाएगा। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी को 1992 में देश के अच्छे कार्य के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 2015 में इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा इनके निवास स्थान पर ही देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और दोस्तों 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों इनके बाद भारत के 17वें प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गांव जो पाकिस्तान में है वहां पर हुआ था। ये पहले सिख प्रधानमंत्री और लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका पहला कार्यकाल 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तक रहा और दूसरा कार्यकाल 22 मई 2009 से 26 मई 2014 तक रहा। दोस्तों 1987 में इन्हें पद्म विभूषण से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। दोस्तों अच्छे अर्थशास्त्री होने के कारण इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया और इस मंत्रालय का काम अपनी देखरेख में ही रखा और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ मिलकर इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं ग्रामीण जनता के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत की। 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद मनमोहन सिंह ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया जो आतंकवाद पर कड़ी नजर रखती थी। दोस्तों दूसरे कार्यकाल के दौरान इन्हें भ्रष्टाचार के कई आरोपों का सामना करना पड़ा, जैसे कि 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के संगठन में 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामला और कोयला ब्लॉकों के आवंटन पर। इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद 2014 के चुनाव में भारत के 18वें प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। दोस्तों ये भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री से पूर्व ये 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर आप गुजरात के मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर इनका पहला कार्यकाल 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक रहा और दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ 30 मई 2019 से और इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तों 2014 से लेकर अब तक के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की जो की है स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, कौशल विकास योजना, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, गरीब कल्याण योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम और इसके साथ ही दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नमामि गंगे और स्टार्टअप इंडिया जैसे योजनाओं की पहल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जैसे कि नोटबंदी,
गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करना, जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लेना। इसके बाद इन्होंने साल 2019 में फरवरी में हुए पुलवामा हमले के बाद देश के सभी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए खुली छूट दे दी, जो कि बहुत ही बड़ा ऐलान था। इसके बाद फरवरी में ही वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी। दोस्तों, इसके अलावा कुछ अन्य कार्य जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत, गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करना, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण और अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन का कार्य इनके द्वारा किया गया। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी के नारे में जय अनुसंधान जोड़कर पीएम मोदी ने नया नारा दिया, जो कि है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जैसे कि दक्षिण कोरिया में सियोल शांति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और प्लास्टिक से देश को मुक्त कराने के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जैद से सम्मानित किया गया। दोस्तों, और भी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको सभी प्रधानमंत्रियों की लिस्ट हो रही है। कौन से प्रधानमंत्री कितने लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर थे, उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लर्न फॉर जॉब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।